तो आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10th का आवर इन्वायरमेंट चैप्टर है, सबसे लास्ट चैप्टर है। 5 नंबर का क्वेश्चन इससे आता है, ठीक ना। और एकदम इजी चैप्टर है, समझ गए, एकदम इजी चैप्टर है। बहुत समझ में तुरंत आ जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। देखो, सबसे पहले इसमें क्या है कि इकोसिस्टम क्या होता है। इकोसिस्टम तो बता रहा है कि ऑल द इंटरेक्टिंग ऑर्गेनिज्म इन एरिया टुगेदर विथ नॉन लिविंग कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इन्वायरमेंट फ्रॉम फॉर्म एंड इकोसिस्टम। मतलब क्या बोल रहा है कि लिविंग थिंग और नॉन लिविंग थिंग अगर एक जगह आके इन्वायरमेंट में अगर रहने लग रहा है तो वो क्या कहला रहा है, इकोसिस्टम बना ले रहा है। ठीक है, इकोसिस्टम में क्या क्या दो इंपॉर्टेंट चीज होगा। एक तो बायोटिक चीज जो सांस लेता है, जैसे लिविंग ऑर्गेनिज्म जितना हुआ सांस लेने वाला वो बायोटिक कंपोनेंट। और अबायोटिक कंपोनेंट, अबायोटिक मतलब कि नॉन लिविंग थिंग, जैसे टेम्परेचर, रेनफॉल, विंड, सॉइल, एनिमल, ये सब। समझ गए ना। तो इकोसिस्टम समझ में आया क्या होता है। ऑल द इंटरेक्टिंग ऑर्गेनिज्म इन एन एरिया टुगेदर विथ द नॉन लिविंग कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इन्वायरमेंट। मतलब जितना भी लिविंग ऑर्गेनिज्म यहाँ होना चाहिए कि लिविंग ऑर्गेनिज्म जब अपने नॉन लिविंग थिंग के साथ क्या करता है, अपना एक इन्वायरमेंट क्रिएट करता है, तो वो इकोसिस्टम कहलाता है, जिसमें बायोटिक कंपोनेंट होगा और अबायोटिक कंपोनेंट होगा। इसको समझते जाना है, बहुत इजी चैप्टर है, तुरंत समझ में आ जाएगा। देखो, अब इकोसिस्टम का टाइप बता रहा है कि इकोसिस्टम कितना टाइप का होता है। तो इकोसिस्टम बता रहा है कि दो टाइप का होता है। पहला क्या बोल रहा है कि नेचुरल इकोसिस्टम। नेचुरल इकोसिस्टम क्या होता है, जो नेचर में अपने आप बन जाता है। जब धरती बना तो अपने आप वो एग्जिस्ट करता है। इट इज ए कम्युनिटी ऑफ लिविंग और नॉन लिविंग इंटिटी अकर्स फ्रीली इन नेचर। मतलब वो अपने आप बनता है, आपको उसको बसाने का जरूरत नहीं है। जैसे कि फॉरेस्ट, कोई आदमी जंगल को नहीं बना बसा सकता। पॉन्ड, लेक, ये सब तो सैकड़ों सालों से अपने आप ये सब बन जाता है। तो ये सब क्या हुआ, नेचुरल इकोसिस्टम। और ह्यूमन के द्वारा अगर मेड होगा तो ह्यूमन मेड इकोसिस्टम। जैसे कि क्या है, खेती हम लोग करते हैं, क्रॉप फील्ड, गार्डन हम लोग लगाते हैं, एक्वेरियम, मछली उछली देखने की जगह जहाँ मछली बहुत सारा टाइप का रखते हैं उसको एक्वेरियम बोलते हैं। अपने घर में भी हम लोग रखते हैं एक्वेरियम, तो वो एक्वेरियम हो। ये इसको आर्टिफिशियल इकोसिस्टम भी बोलते हैं, ह्यूमन मेड इकोसिस्टम को। तो इकोसिस्टम कितना टाइप का हो गया, दो टाइप का, नेचुरल इकोसिस्टम और ह्यूमन मेड इकोसिस्टम। समझ में आ रहा है ना। ठीक है, समझ में आ रहा है तो आगे बढ़िए। अब देखो, ऑर्गेनिज्म का टाइप बता रहा है कि ऑर्गेनिज्म को 3 प्रकार में विभक्त किया गया है। जितना भी टाइप ऑर्गेनिज्म है दुनिया में, जितना भी है जो सांस लेने वाला जीव जंतु है, उसको 3 प्रकार में, पेड़ पौधा भी सांस ही लेता है, समझिए, जिसको हवा का जरूरत है, उसको 3 प्रकार में विभक्त किया गया है। जैसे पहला देखिए, पहला को प्रोड्यूसर बोलते हैं। ये क्या करता है, ऑल ग्रीन प्लांट एंड सर्टेन बैक्टीरिया विच कैन प्रोड्यूस फूड बाय फोटोसिंथेसिस आर कॉल्ड प्रोड्यूसर। जो अपना भोजन फोटोसिंथेसिस के द्वारा बनाता है उसको क्या बोलते हैं, प्रोड्यूसर बोलते हैं। इसमें प्लांट होता है और कुछ बैक्टीरिया भी। कंज्यूमर क्या होता है, द ऑर्गेनिज्म विच डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंड ऑन प्रोड्यूसर। जो प्रोड्यूसर को अपना भोजन के लिए डिपेंड हो उसको क्या बोलेंगे, कंज्यूमर बोलेंगे। समझ गए ना। पारासाइट, स्पैरोफाइट और होलोजोइक, ये सब क्या है, ये सब आएगा कंज्यूमर के अंदर। इसका हम लोग देखेंगे पिक्चर के माध्यम से कि ये सब क्या क्या होता है। उसी तरह से डिकम्पोजर है, जैसे कि कोई मर गया, कोई जीव जंतु मर गया तो उसको क्या करेगा, डिकम्पोजिशन, डिकम्पोजर उसको क्या करेगा कि उसको मिट्टी में मतलब तब्दील कर देता है, सड़ा गला के। तो उसको क्या बोलते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म दैट कन्वर्ट द डेड रिमेन्स ऑफ प्लांट और एनिमल। जब पेड़ या तो मर गया, पेड़ का सिर्फ पेड़ ही नहीं, उसका जैसे हम लोग कैसे खा के आम फेंक देते हैं, तो वो सड़ के कभी ना कभी तो मिट्टी में ही परिवर्तित होगा ना। और एनिमल का कुछ मर गया तो वो सबको डिकम्पोजर क्या करता है कि उसको
कन्वर्ट कर देता है। उसमें क्या क्या आएगा, फंगी और बैक्टीरिया हमारा डिकम्पोजर का काम करता है, फंगी और बैक्टीरिया डिकम्पोजर का काम करता है। तो ये याद रखना जरूरी है कि प्रोड्यूसर क्या होता है, जो फोटोसिंथेसिस के द्वारा अपना खाना बनाता है। कंज्यूमर क्या होता है, जो अपना खाना खाने के लिए प्रोड्यूसर पे डिपेंड होता है। समझ गए। और डिकम्पोजर क्या होता है, जो पेड़ पौधा या फिर एनिमल मर गया तो उसको डिकम्पोज कर देता है, उसको डिकम्पोजर बोलते हैं, जिसमें फंगी और बैक्टीरिया मेन है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, ये आपका प्रोड्यूसर है, ये आपका कंज्यूमर है, और ये आपका डिकम्पोजर है। समझ गए ना, ये डिकम्पोजर है आपका। सड़ा गला चीजों पे देखोगे कि ये सब चीज जम जाता है और उसको खत्म कर देता है। समझ गए ना। आदमी क्या है, ह्यूमन कंपोजर के अंदर में आएगा, कंज्यूमर के अंदर में। कंज्यूमर क्या करता है कि इसको प्लांट पे डिपेंड रहेगा अपना भोजन के लिए ज्यादातर। चलिए फूड चैन समझते हैं कि क्या होता है। ठीक है। तो फूड चैन वही होता है कि एक दूसरे को जैसे देखिए ग्रीन प्लांट को ये खा रहा है हिरन, हिरन को खा रहा है शेर। समझ गए ना, उसी तरह से तरह तरह का फूड चैन है यहाँ पे दिया हुआ है। तो देखिए क्या है, द सीरीज ऑफ ऑर्गेनिज्म टेकिंग पार्ट एट वेरियस बायोटिक लेवल फॉर्म ए फूड चैन। मतलब क्या करता है कि ये सब क्या है, सब बायोटिक है, लेकिन एक इसका लेवल है कि ये है आपका क्या, ये है आपका प्रोड्यूसर, ये है आपका कंज्यूमर है। लेकिन कंज्यूमर में भी क्या है, प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर, टर्शियरी कंज्यूमर, ऐसे होता है। तो हम लोग देखेंगे कि कैसे कैसे होता है। ईच स्टेप और लेवल ऑफ फूड चैन फॉर्म ए ट्रॉफिक लेवल। जैसे कि देखिए ऑटोट्रॉप्स किसको बोलते हैं, ऑटोट्रॉप्स मतलब प्रोड्यूसर आर द फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल, दे फिक्स अप सोलर एनर्जी एंड मेड इट अवेलेबल फॉर कंज्यूमर। प्रोड्यूसर क्या होता है, प्रोड्यूसर को फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल बोलते हैं। मतलब प्रोड्यूसर का दूसरा नाम क्या है, फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल। ये क्या करता है, सन से अपना एनर्जी प्राप्त करके और भोजन बना के अपने खुद खा के पहले जिंदा रहता है। समझ गए ना। उसको एनर्जी कहाँ से मिलता है, खाना बनाने के लिए, फोटोसिंथेसिस के लिए सन से मिलता है। दूसरा हर्बीवोरस, हर्बीवोरस को प्राइमरी कंज्यूमर बोलते हैं, इसको सेकेंड ट्रॉपिक लेवल बोलते हैं। स्मॉल कार्निवोरस सेकेंडरी कंज्यूमर होता है, इसको थर्ड ट्रॉपिक लेवल बोलेंगे। और लार्जर कार्निवोरस को क्या बोलेंगे, टर्शियरी कंज्यूमर है, फ्रॉम द फोर्थ ट्रॉपिक लेवल। मतलब यहाँ पे ये जो आ रहा है, ये क्या है, लार्ज, लार्ज है कार्निवोरस, लार्ज कार्निवोरस। लायन शेर ये सब क्या है, लार्ज कार्निवोरस है। ये सब छोटा जीव जंतु को मार के खा जाता है। तो ये सब टेक्निकल वर्ड है, इसको याद रखना जरूरी है कि फूड चेन में क्या क्या चीज होता है। फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल, सेकेंड ट्रॉपिक लेवल, थर्ड ट्रॉपिक लेवल, और चार गो ट्रॉपिक लेवल होता है। फर्स्ट में क्या आता है, ऑटोट्रोप्स आता है जिसको प्रोड्यूसर बोलते हैं। हर्बीवोरस आता है सेकेंड ट्रॉपिक लेवल में, जिसको प्राइमरी कंज्यूमर बोलते हैं। समझ गए ना, स्मॉल कार्निवोरस और लार्ज कार्निवोरस सेकेंडरी कंज्यूमर और टर्शियरी कंज्यूमर में आता है। ये सब समझ में आ रहा होगा धीरे धीरे। देखो अब एक चीज यहाँ पे इंपॉर्टेंट है कि 10% वाला लॉ क्या है, फॉर्मूला क्या है। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पे बता रहा है ना कि सबसे पहले जितना भी, मतलब एक पेड़ है यहाँ पे, मान लो कि ये एक पेड़ है, ठीक है। इस पेड़ को सन से जितना भी एनर्जी मिला उसका 1% ही वो यूज करता है। ठीक है, द ग्रीन प्लांट्स इन द टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम कैप्चर अबाउट 1% ऑफ द एनर्जी ऑफ सनलाइट दैट फॉल ऑन देयर लीव्स। इसके पत्ती या पेड़ पे जितना भी सनलाइट फॉल करता है उसका 1% का ये यूज करता है, और उसको क्या करता है, उससे अपना खाना बनाता है, कन्वर्ट इनटू द फूड एनर्जी 1%। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद जैसे कि अब कोई पेड़ है, आम का पेड़ है ना भाई, तो उसमें कितना परसेंट एनर्जी है, 1% आया सन का एनर्जी। आम तोड़ के हम लोग खा लिए,
तो हम में कितना परसेंट उसका एनर्जी ट्रांसफर होगा, तो हम में उसका 10% एनर्जी ट्रांसफर होगा। कोई बकरी है, बकरी को शेर मार के खा गया, तो शेर में कितना परसेंट एनर्जी ट्रांसफर होगा, 10% एनर्जी होगा। 90% वेस्ट हो जाता है। इसी को 10% लॉ बोलते हैं। व्हेन ग्रीन प्लांट्स आर टेक eaten by primary consumer, a great deal of energy is lost as heat in environment. Some amount goes into digestion and work, and rest goes to growth and reproduction. समझ गए ना? जैसे हम लोग को ग्रोथ और रिप्रोडक्शन के जो जितना भी हम लोग खाना खाएं, कितनों खाना खाएं, उसका 90% वेस्ट ही होना है। 10% का ही हमारा बॉडी यूज करता है। समझ गए? एवरेज 10% ऑफ द फूड ईटन इन टर्न इनटू आवर ऑन बॉडी एंड मेड अवेलेबल फॉर द नेक्स्ट लेवल। मतलब हम लोग खा के जिंदा है तब ना हम लोग को शेर खाएगा, तो उसको भी 10% ही मिलेगा। देयरफॉर 10% कैन टेकन एज द एवरेज वैल्यू ऑफ अमाउंट ऑफ ऑर्गेनिक मैटर दैट प्रेजेंट एट ईच स्टेप। स्टेप पढ़ी थी ना, पहला, फर्स्ट, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ पढ़ी थी ना, उसमें सब में 10% ही एनर्जी उसका ट्रांसफर होगा, एक पहला से दूसरा में, दूसरा से तीसरा में, फूड चेन में। तो ये भी बात क्लियर है। देखिए, सबसे पहले क्या होता है, सबसे पहले प्रोड्यूसर होता है जो खाना बनाया हम लोग के लिए। इसमें क्या है, ग्रीन प्लांट वगैरह आता है। समझ गए ना? प्लांट आया, खाना बनाया, इस क्या किया प्लांट, 1% एनर्जी का यूज किया, सनलाइट का 1% एनर्जी का यूज करके ये भोजन बनाया, अपने आप जिंदा रहा पहले। फिर इसको प्राइमरी कंज्यूमर खाएगा। प्राइमरी कंज्यूमर कहने का मतलब क्या बोल रहे, ह्यूमन को तो हम बोल ही सकते हैं, ह्यूमन आ गया उसमें, प्लस में ह्यूमन के साथ साथ उसमें बकरी, जितना भी आता है सब, जितना भी हर्बीवोरस एनिमल है वो इसमें आता है, गाय भैंस बकरी जी भी है। उसके बाद कार्निवोरस में स्मॉल कार्निवोरस और लार्ज कार्निवोरस। तो ये सब आपको समझना चाहिए। देख लो, प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर और टर्शियरी कंज्यूमर। पेड़ पौधा को मार के प्राइमरी खाएगा, प्राइमरी को सेकेंडरी खाएगा, और सेकेंडरी को टर्शियरी खाएगा। तो इसका एनर्जी का ये 10% ही यूज कर पाएगा, इसका ये 10% यूज कर पाएगा, इसका ये 10% यूज कर पाएगा। समझ गए ना? ये वाला प्रोसेस सबसे पहले ये इंपॉर्टेंट है, इसीलिए पेड़ पौधा जरूरी है। पेड़ पौधा नहीं होगा तो जितना भी हर्बीवोरस चीज है वो तो मर जाएगा, तो उसको फिर कार्निवोरस भी नहीं रहेगा। इस कारण धरती पे पेड़ पौधा होना जरूरी है, क्योंकि मेन हम लोग को जितना भी ऊपर का है, इस सब के लिए खाना का तो व्यवस्था यही कर रहा है ना, सबसे पहला स्टेज पे यही ना। मतलब जो घास खा के, जो फल फूल पे डिपेंड होके जो जिंदा रहता है, तब ना उसको मांसाहारी जंतु खा के जिंदा रहेगा। हम लोग 4 ट्रॉपिक लेवल ही क्यों लिए? 4 ट्रॉपिक लेवल ही, only a little amount of energy is available for the next level of consumer. Food chain generally consists of only 3 or 4 steps. The loss of energy at each step so great that very little usable energy remain after 4 ट्रॉपिक लेवल। मतलब क्या है, जैसे इसका जो एनर्जी है, इसका 10% ये यूज कर गया, इसका 10% ये यूज कर गया, इसका 10% ये यूज कर गया, तो मतलब क्या कर, बहुत कम बचा रहता है। इस कारण 4 ही ट्रॉपिक लेवल में हम लोग विभाजित कर देते हैं। इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, इसको हम लोग प्रोड्यूसर बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे, इसको हम लोग प्राइमरी कंज्यूमर बोलेंगे, इसको हम लोग सेकेंडरी कंज्यूमर बोलेंगे, इसको हम लोग टर्शियरी कंज्यूमर बोलेंगे। ये इसको खाएगा, ये इसको खाएगा, ये इसको खाएगा, यही फूड चेन है। समझ में आ रहा है ना? चलिए नेक्स्ट। देखो,
फूड चेन के बाद है कि फूड वेब्स क्या होता है। वेब्स, जैसे वेब सीरीज क्या होता है कि बहुत सारा पार्ट होता है तो उसको वेब सीरीज। जैसे देखिए यहाँ पे देखिए, चूहा को उल्लू भी खा रहा है और इसको लोमड़ी भी खा रहा है। तो इस तरह का चीज बहुत, और चूहा को ये भी खा रहा है। तो इस तरह का चीज क्या होता है कि मतलब एक ही चीज को बहुत सारा सीरीज में जुड़ जा रहा है ना, तो बहुत सारा सीरीज जब एक साथ जुड़ जाए तो उसको क्या बोलेंगे, फूड वेब बोलते हैं। जब बहुत सारा फूड चैन जुड़ जाए तो फूड वेब हो जाता है। The length and complexity of food chain vary greatly. Each organism is generally eaten by two or more other kind of organism. मतलब एक वो है ना जिसको दो या दो से अधिक ऑर्गेनिज्म खा सकता है, तब जाके वो फूड वेब बनाता है। समझ गए ना? So instead of a straight line, the relationship is shown as series of branches called food web. मतलब हम लोग अभी इसके पीछे देखे थे, उसमें क्या दिया था कि गुलाब का फूल था, उसको भौरा खा रहा था, भौरा को ये खा गया, मतलब फ्रॉग बोलते हैं ना उसको, वो खा गया, उसको स्नैक खा गया। तो ये स्टेट चैन से बढ़िया है कि इस तरह का व्यवस्था होना चाहिए ताकि पता चल पाए कि कैसे कैसे चल रहा है ना? जैसे प्लांट है, प्लांट पर रहने वाला एक कीट है, ग्रास होपर है। ग्रास होपर को बर्ड भी खा सकता है और फ्रॉग भी खा सकता है। बर्ड को स्नैक भी खा सकता है और फ्रॉग को भी स्नैक खा सकता है। उल्लू भी खा सकता है फ्रॉग को। तो ये सब हम लोग दिमाग में बैठाना होगा कि फूड वेब और फूड चेन में थोड़ा सा अंतर होता है। ठीक है ना? फूड चेन स्ट्रेट लाइन होगा, लेकिन फूड वेब में एक दो या दो से अधिक रहेगा। एक को खाने वाला दो या दो से अधिक होना चाहिए। ठीक है ना? चलिए, लिमिटेशन ऑफ एनर्जी फ्लो। The limitation flow of energy our environment as follow. The flow of energy is unidirectional. The energy that is captured by autotrophs does not revert back to the solar input. मतलब क्या है कि हम लोग जो क्लासिफिकेशन इसका किए हैं, ये क्या है, प्रोड्यूसर है भाई। प्रोड्यूसर है ना, ये क्या करता है, भोजन बना के अपने तो खा लिया, सनलाइट का 1% भी यूज कर लिया, लेकिन ये सब जो इसको खा खा के मरा, तो ये सनलाइट तो फिर से लाइट तो नहीं ना दे पा रहा है। तो ये इसका लिमिटेशन है फ्लो ऑफ एनर्जी का। इसका 1% आप एनर्जी यूज किए लेकिन वो लौटाए नहीं आप उसको। समझ गया? द फ्लो ऑफ एनर्जी यूनिडायरेक्शनल, मतलब एक ही डायरेक्शन में हो रहा है। फिर इसको इधर भी तो सन के पास वो एनर्जी आना चाहिए था। द एनर्जी अवेलेबल एट each trophic level get diminished progressively due to loss of energy at each level. मतलब इच लेवल पे हम लोग देखें ना कि 99% एनर्जी का लॉस, 90% एनर्जी का लॉस हो रहा है। मतलब प्रोड्यूसर का 10% एनर्जी का ही यूज हर्बीवोरस करेगा, इसका 10% का कार्निवोरस करेगा, और टॉप कार्निवोरस इसका 10% का। तो बहुत ज्यादा एनर्जी का लॉस भी हो रहा है। तो ये है लिमिटेशन एनर्जी फ्लो डायग्राम का। एनर्जी फ्लो किसके लिए? एनर्जी कहाँ से मिलता है? सन से। सन से किसको मिलता है? प्लांट को। प्लांट को कौन खाता है? हर्बीवोरस। हर्बीवोरस को कौन खाएगा? कार्निवोरस। और कार्निवोरस को भी कौन खाएगा? टॉप का कार्निवोरस। मतलब मांसाहारी मांसाहारी को भी खाएगा तो वो टॉप का कार्निवोरस है। नेक्स्ट, biological magnification. The increasing concentration of substance such as toxic chemical in tissue of organism at successively higher level of food chain is known as biological magnification. मतलब क्या बोल रहा है कि the increasing concentration of substance such as the toxic chemical, मतलब क्या हो रहा है कि जैसे कैसे है, वाटर है, वाटर में कुछ मिला हुआ है जहरीला चीज, उसको ये वाटर में रहने वाला चीज उसको पानी उनी पिया तो उसमें चला गया कंसंट्रेशन, उसमें जहरीला चीज। उसको ये खाया तो उसमें चला गया, उसको ये खाया तो इसमें चला गया, उसमें ये खाया तो इसमें। देखिए, तो देखिए अब इसमें देखो, ये तो थोड़ा सा जहर इसमें 0.04 ppm आया था, लेकिन देख रहे हो लास्ट वाला बर्ड में कितना चला गया जहरीला चीज, 25 ppm चला गया। पार्ट पर मिलियन बोलते हैं। पीपीएम का फुल फॉर्म होता है पार्ट पर मिलियन।
तो जब कोई टॉक्सिक सब्सटेंस एब्जॉर्ब किया जाता है किसी फूड चेन के थ्रू, तो उसको बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन बोलते हैं। इंक्रीजिंग कंसंट्रेशन ऑफ सब्सटेंस, इंक्रीजिंग हो रहा है ना, और सब्सटेंस कैसा होना चाहिए, टॉक्सिक केमिकल होना चाहिए इन द टिश्यू ऑफ ऑर्गेनिज्म एट सक्सेसिवली हायर लेवल। मतलब देखो इंक्रीज हो रहा है ना, जैसे जैसे हायर लेवल पे जाते इंक्रीज हो रहा है, और टॉक्सिक सब्सटेंस है, तो उसको क्या बोलेंगे, बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन बोलेंगे। As human beings occupy the top level of food chain, the maximum concentration of chemical get accumulated in our body। मतलब हम लोग भी तो मछली को खाते हैं, तो ह्यूमन बॉडी भी तो टॉप के लेवल पे है, तो उसमें भी क्या है कि हमारे बॉडी में भी बहुत ज्यादा कंसंट्रेशन हो रहा है टॉक्सिक चीजों का। दैट इज वाई फूड ग्रेन्स सच एज द व्हीट एंड राइस, फ्रूट, वेजिटेबल्स एंड मीट कंटेन पेस्टिसाइड्स रेसिड्यू। मतलब हम लोग क्या करते हैं कि खेत में आजकल खाद वगैरह का बहुत ज्यादा यूज हो रहा है, पेस्टिसाइड वगैरह हम लोग बहुत ज्यादा छिड़काव कर रहे हैं। तो इसके थ्रू क्या हो रहा है कि हम लोग प्लांट में पहले जा रहा है वो चीज, प्लांट के बाद हम लोग में ज्यादा मात्रा में चल जा रहा है। प्लांट में तो थोड़ा सा मात्रा में गया, 0.4 ppm जा रहा है, हम लोग में 25 ppm चल जा रहा है। सोचिए, क्योंकि हम लोग बहुत सारा प्लांट को खा ले रहे हैं ना, और खाते ही रह रहे हैं। किसके माध्यम से, राइस से, फ्रूट से, वेजिटेबल से, मीट से। तो बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन समझ में आ गया। देखो ओजोन लेयर क्या होता है, ओजोन का फॉर्मूला होता है O3, ऑक्सीजन का 3 कंपाउंड मिलता है तो ओजोन कहलाता है। ठीक है, ओजोन इज ए मॉलिक्यूल फॉर्म्ड बाय 3 एटम ऑफ ऑक्सीजन। ओके, ओजोन इज डेडली पॉइजन। ये क्या है, एक प्रकार का डेडली पॉइजन है। However, at a higher level of atmospheric, it performs an essential function. It shield the Earth's surface from ultraviolet radiation from the sun। मतलब क्या करता है, ये जो सन है ना, उसमें हम लोग को फिल्टर करके इसका रेडिएशन को भेजता है धरती तक, ओजोन। ये समझो कि O3 का लेयर ये है। सन पहले सनलाइट इससे क्रॉस करके तब हम लोग के पास आएगा, और उसमें जो खतरनाक अल्ट्रावायलेट रेडिएशन होता है उसको एब्जॉर्ब कर लेता है, वहीं से लौटा देता है सन के। The radiation is highly damaging the organism and can cause skin cancer in human। अल्ट्रावायलेट रेडिएशन जो सन से आता है उससे स्किन कैंसर वगैरह होता है। लेकिन अब क्या हो रहा है कि पोल्यूशन के कारण ओजोन लेयर में छेद हो चुका है, छेद हो चुका है, तो थोड़ा बहुत अल्ट्रावायलेट रेडिएशन आ जा रहा है। अल्ट्रावायलेट रेडिएशन आएगा तो क्या होगा कि हमारा सेल डेड होगा और कैंसर होगा, स्किन कैंसर ह्यूमन में। Ozone at the higher level of atmosphere is a product of UV radiation acting on O2। ओजोन एट हायर लेवल ऑफ एटमॉस्फेयर, ओजोन कहाँ रहता है, एटमॉस्फेयर के सबसे ऊपरी लेवल में। और ये क्या करता है, वो ऑक्सीजन के तहत बिहेव करता है अल्ट्रावायलेट रेडिएशन के साथ। द यूवी रेडिएशन स्प्लिट अपार्ट मॉलिक्यूल O2 एंड फ्री ओ एटम। मतलब देखिए ये एक्चुअल में बता रहा है ना कि O2 मॉलिक्यूल, देखो क्या होता है, जब ऑक्सीजन है तो इस पे अल्ट्रावायलेट रेडिएशन पड़ा तो ऑक्सीजन ऑक्सीजन में तोड़ दिया। अब क्या किया कि यही ऑक्सीजन O2 के साथ फिर से कंबाइन करके ओजोन बना लिया। तो एक्चुअल में ये जो दो लाइन बताया ना आपको, ओजोन का फॉर्म होने का केमिकल विधि बताया। तो पहले कैसे O2 टूटा तो ऑक्सीजन ऑक्सीजन, फिर क्या किया कि O2 और सिंगल ऑक्सीजन कंबाइंड होके ओजोन का फॉर्मेशन कर रहा है। कहाँ पे, टॉप लेवल ऑफ एटमॉस्फेयर, हायर लेवल ऑफ एटमॉस्फेयर में। तो ओजोन वाला इंपॉर्टेंट है ज्यादा। इसके बाद कुछ टास्क दिया जाएगा, एनसीईआरटी किताब पढ़ के उसका क्वेश्चन आंसर करना है। देखिए क्या है, ये हमारा अर्थ सर, अर्थ है भाई। देखो इसको ओजोन चारों तरफ से घेरे हुए है ना, जितना भी रेडिएशन इससे निकलेगा वो क्या है, क्रॉस करके ही जाएगा। देख रहे हो, रेड वाला अल्ट्रावायलेट को यहीं से रोक के उसको लौटा दे रहा है, सिर्फ येलो वाला और व्हाइट वाला अंदर आ रहा है। समझ गए ना, खतरनाक वाला लौटा दे रहा है ओजोन लेयर। तो ओजोन लेयर होना जरूरी है, नहीं तो सब कोई कैंसर होकर खत्म हो जाएगा।
देखिए डिप्लेशन हो गया, ओजोन लेयर में क्या हो गया है, छेद हो गया है, डिप्लेशन हो गया, उसका क्षय हो रहा है। द अमाउंट ऑफ ओजोन इन द एटमोस्फेयर बिगेन टू ड्रॉप शार्पली। 1980 के दशक से ये क्या होने लगा, ओजोन का मात्रा धीरे धीरे इन्वायरमेंट को, जो हमारा चारों तरफ से घेरे हुए अर्थ सरफेस को, वो कम हो रहा है। This decline has been linked to the synthetic chemical like chlorofluorocarbon which are used as refrigerant and fire। मतलब क्या है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, हम लोग के घर में जो एसी एसी है, एयर कंडीशन और फ्रिज है, उसमें क्लोरोफ्लोरोकार्बन निकलता है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन के कारण क्या हो रहा है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन के कारण ओजोन लेयर घट रहा है। ओजोन लेयर क्या घट कैसे रहा है, ओजोन लेयर टूट तो फिर ऑक्सीजन में चेंज हो रहा है। तो जैसे ओजोन का वो परत हट जाएगा तो फिर अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन आने लगेगा धरती पे, और फिर कैंसर होने लगेगा सबको, और हो भी रहा है। In 1987, the United Nations Environment Program succeeded in forging an agreement to freeze CFC प्रोडक्शन इन 1986 लेवल। मतलब देखिए एक संगठन बना, यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम आया 1987 में। इसने क्या कहा कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन का यूज इमीडिएटली बंद होना चाहिए। आजकल जो हम लोग रेफ्रिजरेटर और एयर कंडीशन है ना, उसमें अब क्लोरोफ्लोरोकार्बन का यूज लगभग बंद हो गया है, अलग टाइप का रेफ्रिजरेंट का हम लोग यूज कर रहे हैं। हालांकि वो भी थोड़ा है इन्वायरमेंट के लिए खतरनाक ही, लेकिन ओजोन के लिए नहीं है उतना खतरनाक। तो ओजोन तो सबसे डेंजरस चीज है, तो इसको बचाने के लिए यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम में उस पर रोक लगा दिया। इट इज नाउ मैंडेटरी फॉर ऑल कंपनी टू मेक क्लोरोफ्लोरो फ्री रेफ्रिजरेटर थ्रू आउट द वर्ल्ड। पूरे वर्ल्ड में जितना भी कंपनी है फ्रिज बनाने वाला, एसी बनाने वाला, सबको क्लोरोफ्लोरोकार्बन का यूज नहीं करना है, नहीं तो उसका दंड दिया जाएगा। समझ गए। गारबैक क्या है, गार्बेज रेफर टू ट्रैश वेस्ट मटेरियल, अनवांटेड और यूज प्रोडक्ट, जो हम लोग यूज करके फेंक देते हैं कचरा, वही गार्बेज है। किचन वेस्ट, देखिए क्या क्या होता है इसके अंदर, किचन से हम लोग जो खाना वाना बनाने में जो कचरा फेंकते हैं वो। वेजिटेबल और फ्रूट का जो कचरा रहता है, आम खाए उसका गुठली फेंक दिए, जो फूड कैसे खट्टा होके सड़ के फेंकाता है वो। एनिमल का वेस्ट, कैसे कोई मर गया एनिमल, वो सब। पेपर का वेस्ट, पेपर भी हम लोग फेंकते हैं बाहर में। सूखा पत्ती झड़ के कचरा बन गया। प्लास्टिक मटेरियल, हस्क, भूसी को बोलते हैं वीड, कैटल वेस्ट, ये सब क्या बनाता है, गार्बेज का निर्माण करता है। अब देखिए इसमें दो तरह का चीज होता है, एक तो बायोडिग्रेडेबल होता है, जिसमें देखिए जैसे प्लास्टिक को अगर छोड़ दिया जाए प्लास्टिक को, तो बाकी चीज क्या है, बाकी अधिकतर चीज इसमें क्या है, जैसे वेजिटेबल और फ्रूट है, इसका बायोडिग्रेडेबल, जैसे हम लोग पढ़े थे ना कि डिकम्पोजियर उसको डिकम्पोज कर देगा। लेकिन जो हम लोग फेंक रहे हैं प्लास्टिक, ये तो डिकम्पोज नहीं होने वाला है, तो क्या है, नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है। प्लास्टिक क्या है, नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है, जिसको खत्म नहीं किया जा सकता है। उसको जलाइएगा भी तो थोड़ा सा मात्रा में बच ही जाएगा, वो खत्म नहीं हो सकता है, वो प्लास्टिक के फॉर्म में ही रहेगा, और वो खतरनाक है इन्वायरमेंट के लिए। देखो बायोडिग्रेडेबल वेस्ट और नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट, बायोडिग्रेडेबल वेस्ट में क्या है, सब्सटेंस दैट आर ब्रोकन डाउन बाय बायोलॉजिकल प्रोसेस कॉल्ड बायोडिग्रेडेबल। मतलब जिसको बायोलॉजिकल प्रोसेस यानी कि डिकम्पोजर के द्वारा उसको डिकम्पोज करके मट्टी मिट्टी स्वाल बना दिया जाता है, उसको क्या बोलते हैं, बायोडिग्रेडेबल वेस्ट बोलते हैं। और नॉन बायोडिग्रेडेबल जिसको तोड़ नहीं सकते हैं, कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन बाय एंजाइम, मतलब उसको फंगी और बैक्टीरिया के थ्रू डिकम्पोज नहीं किया जा सकता, उसको नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट बोलते हैं। तो यहाँ पे ये समाप्त हो गया, ठीक ना। इसके बाद का दिखाते हैं क्या करना है। एनसीईआरटी की किताब बहुत अच्छा चीज है और इजी है, थोड़ा सा पढ़ के इसको एनसीईआरटी किताब एक बार रीडिंग देना है। और एनसीईआरटी में लास्ट में दो चार क्वेश्चन होगा, उसको बनाना है, दिखा देते हैं कौन कौन सा क्वेश्चन। कोई भी चैप्टर
उतना ही हार्ड है, समझ गए ना? इसको एकदम इजी नहीं लेना है किसी चीज को। 10 पेज का है एनसीईआरटी, कुछ ज्यादा नहीं है, इसको रीडिंग मारना है, ठीक है। सबसे पहले क्या है, इकोसिस्टम, उसका कंपोनेंट के बारे में है। ये सब हम लोग अभी देखे थे ना, ये सब चीजें। फूड चेन और फूड वेब क्या होता है, तो ये सब क्वेश्चन जो है इसका लास्ट वाला, इसको बना के लाना है कल। समझ गए ना? पहले एनसीईआरटी आज रीडिंग कर लो अभी बैठ के। नहीं समझ में आएगा तो टॉपिक पूछ लेना कि यहाँ से यहाँ लाइन समझ में नहीं आया। और कल इसका क्वेश्चन बन जाना चाहिए। कितना क्वेश्चन है? एक दो ऑब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव सब बन जाना चाहिए। 9 गो क्वेश्चन है, 9 क्वेश्चन बना के लाना, लेकिन अपने से बनाना, चीटिंग करके नहीं। इसको पढ़ लो, लेकिन बात मानो, कहानी टाइप से है, समझ में आ जाना चाहिए। नहीं समझ में आएगा तो हिंदी में डाउनलोड करके पढ़ो। ठीक है, तब रखते हैं अब, यहीं पे क्लास आज खत्म।